ख़वातीन व हज़रात, उर्दू ब्रेकिंग बैरियर्स के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे मेहमान डॉक्टर हिमांशु वाजपेयी और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा बहुत ही जानी मानी शख्सियात हैं, बहुत ही मारूफ हैं, जिन्होंने अपने फ़न और अपनी आर्ट दास्तान गोई को न सिर्फ बुलंदी पर पहुंचाया है बल्कि ख़ुद भी उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर इस फ़न के चंद ही फ़नकार पाए जाते हैं। दोनों ही पर्सनालिटीज़ इतने वर्सटाइल हैं कि उनके अचीवमेंट्स की फहरिस्त बताना या बनाना बहुत मुश्किल काम है। हिमांशु इज़ अ पीएचडी, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। इनके बारे में कहते हैं कि ही इज़ अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑन द ओरल कल्चर ऑफ लखनऊ एंड मच मच मोर। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा बुनियादी तौर पर इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने भी अपने प्रोफेशन को छोड़कर दास्तानगोई को अपना लिया है और वो इसका क्रेडिट हिमांशु को देती हैं। हिमांशु और प्रज्ञा की जोड़ी ने बहुत सारी बहुत कामयाब परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर दास्तान साहिर रानी दुर्गावती बहुत मकबूल है और ये जो रानी दुर्गावती है उसको हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी बहुत सराहा था। मेरे साथ मेरी को होस्ट शेफाली इज़ ऑल्सो अ वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, टेडेक्स स्पीकर हैं, स्टोरी टेलर हैं। So over to you, Shefali, for the first question. बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आदाब हिमांशु और प्रज्ञा को देती हूँ, और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया। हिमांशु आप जी। दोनों का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, हमको और प्रज्ञा को बुलाने के लिए। मैं जी। चूंकि मुजीब साहब की महफिल में हाजिर हो चुका हूँ पहले भी, तो मुझे बड़ा इश्तियाक था कि मतलब जैसे कई कई जगह से जब बुलावा आता है तो उनमें से कुछ जगह ऐसी होती है मखसूस कि जिनसे जब आपको बुलावा आता है तो आपको इश्तियाक होता है कि भाई इसमें Likewise, शामिल होंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो मैं बहुत likewise, एक्साइटेड। जी। likewise, हिमांशु, आपके साथ बात करने में भी बहुत मजा आता है। आपकी बिल्कुल आपकी आपकी शब्दावली, आपकी वोकैबुलरी, आपका अंदाज जो है वो बहुत करीब है दिल के। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मगर हिमांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि दास्तान गोई, जैसे हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसको मैं एक लेमैन टर्म में बोलूंगी उर्दू स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। देखा जाए तो इसका बहुत बहुत हिस्ट्री से कनेक्टेड है और बहुत पहले से चला आ रहा है, पिछली सेंचुरी में भी। मगर चक्कर क्या हुआ कि ये कुछ खो सा गया था, और अब आस्ते आस्ते सरफेस कर रहा है। 100 साल बाद इसने रिवाइव हुआ है। आप मुझे ये बताएं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई ये कहानी लुप्त कहाँ हो गई थी, और अब जैसे रिवाइव हो रही है, इसकी रिवाइवल की कहानी सुनाइए आप हमें। जी। तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दास्तान गोई फन तो बहुत पुराना है। बिल्कुल मिडिवल के दौर में बहुत मकबूल था। हम ये पढ़ते हैं कि अकबर बादशाह इसके बड़े रसिया थे। मिर्जा गालिब बड़े शौकीन थे दास्तान गोई के, और एक जमाने अच्छा। में दिल्ली के दास्तान गोइयों की धूम थी। उसके बाद लखनऊ में इसका जो मरकज बना उसने नई बुलंदियां इस फन को दिखाई। लेकिन फिर ये फन इस पर जवाल आ गया और एक तरह से खत्म हो गया। हम्म। प्रोफेशनल दास्तान गोई कम से कम खत्म हो गई। वो दौर खत्म हो गया कि जिसमें जो रऊसा थे और जो शुरफा थे और जो नवाबीन थे वो बकायदा दास्तान गोयों को हायर करते थे कि उनके बेखाबी का जो मरज था उसके एक तरीके से मुदावे के तौर पे। क्या तो बात। वो दौर खत्म हो गया। और फिर आपने सही कहा कि कई बरसों तक, तकरीबन 80, अगर हम ये माने कि 1928 में हिंदुस्तान के आखिरी बड़े प्रोफेशनल दास्तान गो मीर बाकर अली देहलवी का इंतकाल हुआ, उसके बाद भी कुछ एक रह गए होंगे, लेकिन सबसे बड़े आदमी वही थे आखिरी, जिनके इंतकाल के बाद इस फन का खात्मा मान लिया गया। हम्म। तो 1928 का ये वाकया है। और उसके बाद 2005 में जब मॉडर्न दास्तान गोई की तजदीद हुई, जब इसका रिवाइवल हुआ और महमूद फारूकी साहब ने, शमसुर रहमान फारूकी साहब की तहरीक पर इसे दोबारा एक तरीके से जिंदा किया और असरे नौ इसकी नई दागबेल डाली, तो उसके बीच में तकरीबन 80 साल का फर्क है। हाँ। अब हुआ यह कि ये जो तजदीद हुई, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि पुरानी दास्तान गोई रिटन फॉर्म में तो हमें मिल जाती है, थैंक्स टू नवल किशोर प्रेस लखनऊ, जी। जिन्होंने एक जमाने में एक प्रोजेक्ट कमीशन किया हिंदुस्तान के बड़े बड़े दास्तान गोयों को
कि जो ओरल कल्चर की चीज थी दास्तान गोई, उसे किताबी शक्ल में मुरतब किया जाए। तो उस वजह से पुरानी दास्तान गोई छपे हुए फॉर्म में, लिखे हुए फॉर्म में हमें मिलती है। हम्म, लेकिन पुरानी दास्तान गोई की परफॉर्मेंस कैसे होती थी, उसको अदा कैसे किया जाता था, उसको कैसे सुनाया जाता था, इसका कोई नमूना हमारे पास नहीं है, हाँ हाँ। सिवाय एक 3 मिनट की रिकॉर्डिंग के, जो कि मीर बाकर अली देहलवी की थी ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लिए। वो एक नमूना है उस अच्छा। दास्तान गोई का। तो जो दास्तान कई कई दिनों, कई कई महीनों, कई कई सालों तक सुनाई जाती हो, 3 मिनट के नमूने से उसका असल अंदाजा नहीं होता। सही बात, और बिल्कुल सही। उसकी 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 लिमिटेशन ये थी कि चूंकि जिस पूल पे वो रिकॉर्ड होता था उसकी ड्यूरेशन ही इतनी होती थी, 3 मिनट हाँ, के अंदर की। सही। तो आप अगर उसको सुने तो आपको लगेगा कि मीर बाकर अली देहलवी बहुत जल्दी जल्दी सुना रहे हैं, हाँ हाँ बहुत फास्ट पेस में। वो हाँ इसीलिए है कि उनको ड्यूरेशन, जैसे रील का फॉर्मेट है, उसका 1 मिनट अगर ड्यूरेशन है तो आपको हाँ, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करनी होती है। सही बात। तो ये एक बात, तो उससे सही अंदाजा नहीं लगता। तो हम्म, अब जब रिवाइवल हुआ तो शमसुर रहमान फारूकी साहब, जो उर्दू के सबसे बड़े नक्काद थे अपने जमाने के, जिन्होंने बहुत काम किया दास्तान गोई पर रिसर्च की, उनकी जो इंसाइट्स थी, साथ में महमूद फारूकी साहब का अपना जो थिएटर का एक्सपीरियंस था, हम्म, और जो चूंकि वो रोड्स स्कॉलर थे और हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनकी जो अपनी इंसाइट्स थी उनको मिलाकर उन्होंने मॉडर्न दास्तान गोई का एक तरीके से एक शास्त्र, एक व्याकरण, एक पोएटिक्स, एक उसका एक तरीके से अहाता किया कि हम्म, किस तरह से उसको सुनाया जाना चाहिए। और फिर उसी अंदाज पर, उसी रास्ते पर बहुत सारे लोग आगे बढ़े, जिसमें से अंकित चड्ढा हमारे दोस्त, हमारी पीढ़ी के, जिनको मैं कहता हूँ बेस्ट दास्तान को, सही जैसी बात। दास्तान हमारी पीढ़ी में अंकित ने सुनाई, शायद हम जिंदगी में कभी ना सुना पाए। तो अंकित हमको लेके आए दास्तान गोई में। उसके बाद फिर हमने किया, फिर हमसे प्रज्ञा तक ये सिलसिला पहुंचा। प्रज्ञा ने बहुत जबरदस्त दास्तानें, हम तो हमेशा ये कहते हैं इनके बारे में कि कुछ खास बात प्रज्ञा की ऐसी है कि हमारी दास्तानें जब क्लाइमैक्स पर पहुंचती हैं, तो क्लाइमैक्स में जो उसका रोल होता है वो प्रज्ञा ही उसको वहां पहुंचाती है। और इस वजह से उनकी अपनी खास पहचान भी बनी है। तो इस तरह से ये मॉडर्न दास्तान गोई का रिवाइवल हमने आपको मुख्तसरन ये बताया जी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या सो बात है। हम ये मान के चलें हिमांशु के जो पुराना, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक सबसे ही इम्पोर्टेंट तरीका था। कुछ किताबें हमने पढ़ी, उसमें ये दिखाया गया कि चौपालें लगती थी और रूसा की महफिलों में जो है, तो मॉडर्न दास्तान गोई जो है अब मेरे ख्याल से, उस दौर में वोकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। अब तो चूंकि माइक्रोफोन्स वगैरह आ गए हैं, तो शायद अब थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो गई है। ये सिर्फ मेरा एक असेसमेंट है। पहले तो लोग बहुत लाउड हुआ करते होंगे, अब बिल्कुल आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशंस के साथ बहुत दूर तक के ऑडियंस तक पहुंच सकते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले क्या था, पहले एक दायरे में दास्तान होती थी, और जो पहले के दास्तान गो थे उनकी आवाज बड़ी पाटदार, उसमें बड़ी घनगरज हम्म। और बड़ा एक उसमें गुंजान होता था। हाँ। तो क्या है कि उनको माइक्रोफोन की जरूरत, चूंकि माइक्रोफोन थे भी नहीं नहीं नहीं, तब। सही सही। और वो उतनी बड़ी ऑडियंस को, जैसे हम सुनाते हैं कि पता चला एक ऑडिटोरियम में 1,000 लोग बैठे हैं और हम दास, वो इस तरह से नहीं सुनाते थे। सही। वो एक दायरे में सुनाते थे। पता चला अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, या किसी चौपाल में बैठे हुए हैं, या किसी महफिल में, या कई बार तो बहुत 1 to 1 सुनाते थे। हाँ यानी कोई नवाब साहब पर्सनली दास्तान सुनने के लिए हर रात एक दास्तान गो को मधु करते थे। तो वो उनके एक तरीके से, जिसे कहते हैं ख्वाब कदे में हाँ, दास्तान सुना रहा है, तो उसे उस तरह के वो तो माइक्रोफोन प्राइवेट की जरूरत ऑडियंस भी हो नहीं। गई, प्राइवेट तो अब ऑडियंस ये हो थोड़ा गई। फर्क है, बहुत ये फायदा भी इंटीमेट है टेक्नोलॉजी मैसेज का है। कि हम, हाँ, हमारे जमाने में जब हम दास्तान सुना रहे हैं तो माइक्रोफोन मौजूद है, सही। तो बिल्कुल ऑडिटोरियम में दास्तान हो रही है तो आपके पास एक फिजा है, लाइटिंग मौजूद है। सही तो अब बात। एक तरह से एक फिजा आपको बनी बनाई मिल जाती है, जो इन बिल्कुल लोगों के पास ये सहूलत नहीं थी जी। नहीं थी, सही बात है। अच्छा प्रज्ञा, आपका भी जो बैकग्राउंड है बहुत ही एकेडमिक बैकग्राउंड है, यू आर अ पीएचडी, और आपने स्कूल में थिएटर किया था बेसिकली। फिर आप हिमांशु से कैसे मुलाकात हुई, और फिर आप दास्तान गोई से कैसे जुड़ी, अपना अपना जो एक प्रोफेशन था अ, उसको दरकिनार करके। जी, वो कहा जाता है ना कि अच्छाई और बुराई दोनों दोस्त ही सिखाते हैं। तो दास्तान गोई हिमांशु ने ही सिखाई, हिमांशु ही इस तरफ लाए। हाँ, ये बात जरूर थी कि हिमांशु और मैं काफी पुराने दोस्त रहे हैं, तो इनको इनकी जर्नी भी मैंने विटनेस की है अच्छा। कि
ये पीएचडी कर रहे थे, उसके बाद इन्होंने नौकरी की कुछ समय, उसमें इनका इनको मजा नहीं आ रहा था, फिर ये दास्तान गोई में चले गए। तो उस जर्नी का हिस्सा मैं रही कि भाई हमारा दोस्त है वो परेशान है। हम्म। फिर जब मेरे साथ ये स्थिति आई, जब मैंने नौकरी शुरू की और मैं उसमें परेशान रहने लगी, और इनको ये समझ में आने लगा कि ये तो मतलब अगर इस तरीके से इतने हाई प्रेशर जॉब में रहेगी तो उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हम्म। अच्छा, क्यों इनका ये कहना ये था कि दास्तान गोई से मैं इस सिलसिले में ऐसे जुड़ी हुई थी कि रिसर्च जो थी स्क्रिप्ट्स अच्छा। की, अच्छा। वो पहले से मैं कर रही थी इनके अच्छा। लिए। अच्छा। तो मैंने हिमांशु को ये बोला जब इन्होंने परफॉर्मेंस की बात कही कि भाई मैं परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकती ऐसे, मैंने कभी नहीं की है स्कूल लेवल पे करना, और अब मेच्योर ऑडियंस के सामने करना नहीं पॉसिबल है। सही बात। तो हिमांशु ये बात कहते हैं कि अगर कहानी से जो आप सुनाने जा रहे हैं आपका किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है हम्म। तो आप कहानी को सुना ले जाएंगे। तो सही बात। तुम्हारा रिश्ता तो पहले से ही है जब तुम स्क्रिप्ट पे रिसर्च कर रही हो। गुड। वेरी तो इंटरेस्टिंग। यस। इत्तेफाक से उस समय, जिस समय मैं परेशान थी अपनी नौकरी में और कोविड का दौर भी चल रहा था, तो जाहिर सी बात है सभी लोग परेशान थे। तब हिमांशु के पास झांसी की रानी की स्क्रिप्ट थी। अच्छा। उसी पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो हिमांशु ने कहा कि क्यों ना तुम झांसी की रानी की दास्तान मेरे साथ परफॉर्म करो। गुड। तो अच्छा, झांसी की रानी को लेके आप समझ सकते हैं कि एक औरत शायद जिस तरह बयान कर सकती है, हाँ। या जिस तरीके से किसी औरत की कहानी को कोई औरत एक्सप्रेस कर सकती है, सही वो बात। बेहतर हो। बिल्कुल तो सही बात। बस इस तरह मैं दास्तान गोई से जुड़ गई और मैंने अपना पहला शो झांसी की रानी की दास्तान का किया। जो कि बहुत जबरदस्त रहा और अब तक चल रहा है। अच्छा हिमांशु, मैं ये पूछ रहा था कि लखनऊ का आपका बैकग्राउंड है, तो लखनऊ तो तहजीब का शहर है, लेकिन उर्दू से बिलखुसूस मुंसलिक होना, ये कहाँ से आपके पास आया कि आपने यानी उर्दू दास्तान गोई को प्रिफर किया और उससे आप जुड़ गए? देखिए, इस बात के दो हिस्से हैं। दास्तान गोई से जुड़े वो तो पूरा 100% क्रेडिट है वो अंकित को जाता है। अच्छा। अंकित अगर नहीं मिले होते, अंकित हमें नहीं ले गए होते, अंकित ने बार 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 ये यकीन नहीं दिलाया होता है कि हाँ ये करो और ये कर सकते हो, तो नहीं कर रहे होते हम दास्तान गोई में। ये फैक्ट बात। उर्दू से कहाँ से जुड़े, तो उर्दू से हम राजा बाजार में पैदा हुए, पुराने लखनऊ में। तो पुराने लखनऊ में अभी भी जो जबान है वो अलग है उस सो कॉल्ड नए लखनऊ से। यानी जो रोजमर्रा है, जो एक मुहावरा है, जो अंदाज है, वो सब अलग है। बिल्कुल। तो वहाँ पुराने लखनऊ में रहते हुए वहाँ कुछ बुजुर्ग भी आपको मोहल्ले में मिल जाते हैं जो आपको किस्से सुना रहे होते हैं, जिनके पास बहुत खाली वक्त होता है और वो अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो यानी कि वो लोग आपकी दिलचस्पी इस बात में पैदा कर देते हैं कि भाई बातें करना भी एक मतलब फन एक है। फन है सही और बात। उसमें एक रस है। बिल्कुल तो सही बात। और ये भी लखनऊ में होता है कि शरर शरर ने तो बाकायदा अपनी किताब में लिखा कि उस जमाने, जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं, उस जमाने में गुज़िश्ता लखनऊ में अच्छी तरह से बात करने वालों को, सही जुमले अदा करने वालों को, फिकरा कशी करने वालों को भी आर्टिस्ट समझा जाता था। सही तो क्या बात। हुआ कि अब उस जमाने में पुराने लखनऊ में 90s का जो पुराना लखनऊ था वो कोई चकबस्त तो शरर का लखनऊ नहीं था। वो जी। 90s का लखनऊ जिसमें हम बड़े हो रहे थे वो बहुत हद तक जदीद लखनऊ था, लेकिन पुराने लखनऊ में एक तरह की फिजा थी उसमें। हाँ। और वहां से एक अवेयरनेस हमें मिल गई कि भैया हमारा ये जो शहर है ये हम्म। अलग है। सही। और अलग किन बातों में है, तो सबसे पहले तो ये अपनी जबान में अलग है। अलग है, बिल्कुल सही यानी बात। जब एक छोटे बच्चे को ये पता चल जाता है कि बिल्कुल। ये शहर हमारा ये अपनी जबान में अलग है, तो फिर वो अपनी जबान पर एक फख्र भी करता है, एक एहतियात भी रखता है, और बिल्कुल फिर कोशिश भी करता है उसको मांझने की। तो सही यही बात। सब हम करते रहे। थोड़ा बड़े हुए तो क्योंकि ऐसे लोग थे आसपास जो शायरी सुनाते थे बात बात पर, हम्म। कि कोई बात कहेंगे, आपने पूछा कि अच्छा भाई मुझे भाई क्या हाल है, हम्म। तो फरमाएंगे कि हाल है बदगुफ्तनी नहीं मेरा, तुमने पूछा तो मेहरबानी की। तो क्या बात। हमें ये समझ में आया, अच्छा उन लोगों का बड़ा रुतबा होता था कि सही भैया बात। ये तो शायरी में बात करते हैं। सही बात।
हम तो बड़े फैसिनेटेड थे उनसे। हाँ। तो हमने कहा यार ऐसे बन जाए हम भी तो मजा आ जाएगा। तो हाँ। जब आप ठान लेते हैं यार ऐसे बन जाएं, आप हीरो समझ लेते हैं ऐसे आदमी को, सही बात है। तो फिर आप धीरे धीरे वैसे बन जाते हैं। क्या क्योंकि ये बात। कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि हमें 1 अरब रुपए कमाने हैं तो आप ये हाँ। फैसिनेशन पाल लें, तो हो हाँ। सकता है आप ना कमा पाए। हाँ। लेकिन हाँ। इसलिए कि आपको शायरी सुनानी है बात बात पर। हाँ। और फिर अच्छे शेर की एक पहचान, आप तो अलीगढ़ से हैं, ये बताई गई है कि अच्छा शेर वो होता है जो सुनते ही याद हो जाए, जिसको रटना बिल्कुल ना पड़े। सही बात तो है। अब इन लोगों का इंतखाब इतना अच्छा होता था कि आज तक जो शेर हम अपनी गुफ्तगू में सुनाते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं यार आप तो बहुत शेर सुनाते हैं, ये वही शेर हैं जो हमने उन बुजुर्गों से सुने हैं। लोगों से सुने थे, सही क्या कह हमें रहे बात कभी हैं। याद नहीं करने पड़े, वो याद बिल्कुल हो गए, सही एक बात, फैकल्टी बिल्कुल। ऐसी दिमाग में डेवलप हो गई कि याद हो गए। तो इस तरह से एक उर्दू से रिश्ता बन गया। तभी तो जब अंकित से हम मिले और अंकित ने हमें देखा कि यार हम नौकरी में बड़े परेशान हैं, हाँ। हाँ। और तो उसने कहा यार हिमांशु आपके पास तो किस्से भी हैं, तलफ्फुज भी है, शेरों का इंतखाब भी है, तो फिर आप दास्तान क्यों नहीं करते। क्या तो बात। वही जैसे प्रज्ञा ने कहा, हमने भी यही कहा, हमने कहा भाई हमने तो जिंदगी में कभी थिएटर नहीं किया। अच्छा। थिएटर छोड़ो, स्टेज पे चढ़े नहीं, स्टेज पे चढ़ते हैं तो टांगे कांपने लगती हैं। क्या। कैसे करेंगे, जबान सूख जाती है, पानी पीने का मन करता है। अंकित ने कहा यार वो सब छोड़ दो, ये थिएटर ना करना ये बहुत छोटी बात है, बाकी जो मसाला चाहिए सब आपके पास है। तो वो मगर हाँ, हिमांशु, बाकी तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं और मुंह सूख जाता है, गला सूख जाता है। मगर हाँ, आप मुझे ये बताइए, आप इतने घंटे स्टेज पर बैठते हैं और वो 1.5 1.5 2 2 घंटे के जो कहानियां डायलॉग्स सुनाते होते हैं। हैं, जो दास्तान गोई करते हैं, आप मुझे ये बताएं, जो इतना रिसर्च है, जो आप ये पहले तो आप टॉपिक कैसे चूज करते हैं कि भाई हमने इस पे स्क्रिप्ट करना है, और ये आप स्क्रिप्ट जो है ये खुद लिखते हैं या आप किसी की मदद लेते हैं? टॉपिक दो तरह से चुनते हैं। हम्म। एक तो वो टॉपिक है जो हमें, मतलब एक तरीके से हम फुल टाइम प्रोफेशनल हैं, तो जरिया माश के लिए बहुत बार बहुत काम करना पड़ता है। सही कि बात। कोई साहब आए, उन्होंने कहा, सरकारी साहब, उन्होंने कहा कि भैया ये म्यूजियम का एक बिनाले हो रहा है और एक फेस्टिवल हो रहा है, तो म्यूजियम से कोई दास्तान लिख दो। तो हम्म। फरमाइशी प्रोग्राम है, हमने उस पर मेहनत की और एक म्यूजियम पे एक दास्तान तैयार कर दी। एक तरीका वो है। हम्म। दूसरा तरीका उन कहानियों का है कि बड़े होते हुए जिन चीजों को हमने समझा कि यार इन चीजों की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है हाँ। और सुनाई जानी चाहिए, हाँ। तो फिर ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स हमारे जहन में रहते हैं। तो करेक्ट। हम जैसे जैसे वक्त मिलता है उन चीजों पर काम करते जाते हैं। उसको उदाहरण से बताते हैं। करेक्ट। जैसे जब केडी सिंह बाबू, मशहूर हॉकी प्लेयर, हाँ। उनके 100 साल पूरे हुए, हम्म। तो हमारे जहन में ये बात थी कि यार अगर लखनऊ में स्टेडियम ना होता हम्म। तो शायद उनका नाम भी ना नए लोग जानते होते। सही बात। और ये लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये अपने जमाने का नंबर 1 प्लेयर था, जिसको ध्यानचंद के बाद सबसे बड़ा प्लेयर, बल्कि कई लोग तो ये भी मानते हैं, हॉकी के जो जानकार हैं, कि जी। ध्यानचंद से बड़े प्लेयर थे अपने बिल्कुल खेल में सही बात, केडी सिंह बिल्कुल बाबू। सही। हम इस पे डिबेट में नहीं जा रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं कि बहुत लोगों जी। का ये मानना है। सही। तो हमने कहा इतने बड़े आदमी की जब जन्मशती है, जब 7 साला उसका एक मनाया जा रहा है, तो उसमें उसकी कहानी तो पता चलनी चाहिए। तो सही हमने बात। फिर रिसर्च की और उनके जो बेटे हैं विजय जी, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई, किताबें पढ़ी, हॉकी प्लेयर से मिले। ध्यानचंद साहब के जो बेटे हैं वो शागिर्द हैं केडी सिंह बाबू के, अशोक ध्यानचंद। अच्छा। उन्होंने बहुत कहानियां सुनाई, तो इस तरह से एक दास्तान तैयार की। ऐसे ही मसलन वाजिद अली शाह की दास्तान करना, ये हमारा एक ख्वाब था, जैसे के आसिफ का ख्वाब रहा होगा कभी मुगले आजम बनाना। सही। ऐसे ही हमारा ख्वाब, जब हमने पहली बार दास्तान सुनाई 2014 में, हम्म। उस दिन से ये सपना देखा कि यार कभी इसी स्टेज से, इसी शहर में जाने आलम की दास्तान सुनाएंगे। तो 10 साल, ये 10वां साल है हमारी प्रोफेशनल दास्तान गोई का। तो 10वें साल में हम ये अटेम्प्ट कर पाए। तो अभी वो ताज़ा तरीन दास्तान हमने प्रीमियर की है प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा ने उसमें मेरा बहुत साथ दिया। क्या होता है कि रिसर्च में इस दास्तान गोई में 2 तरह से हमको मजा आता है। एक तो परफॉर्मेंस का मजा है, सही बात। जब आप साथ में परफॉर्म करते हैं और आपको स्टेज से लोग सुन रहे दांत होते हैं और मिलती है। कहते हैं आपसे कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था। सही तो वो तो बात। एक मजा है, वो बिल्कुल। चमक दमक का उसका। सही एक बात। मजा बहुत बहुत एक बहुत उसका बहुत एक बारीक मजा है, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जब आप नई एग्जैक्टली। नई चीजों से खुद को एक तरीके से सरशार कर रहे होते हैं, सही वो बात। एक मजा है। बिल्कुल तो सही। इस तरह से दास्तान चुनते हैं। तो जैसे अभी भी अगले 25 साल के लिए क्या क्या काम करना है अपने लेवल पे, वो टॉपिक्स हमारे जहन में हैं। जहन में है, सही बात, अरे गुड। वाह। यानी कि अभी इंटरेस्टिंग। मैं आपको बताऊं, प्रेमचंद जो हिंदी और उर्दू के बड़े मशहूर राइटर थे, प्रेमचंद पर एक दास्तान तैयार करनी है। जी। भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी पर एक दास्तान तैयार करनी है। हम्म। भोपाल शहर पर एक दास्तान तैयार करनी है। हम्म। अलीगढ़ और सर सैयद पे एक दास्तान तैयार करनी है। क्या इस तरह बात। से अरे वाह। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो करने हैं।
वो जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा वैसे वैसे करते रहेंगे। और फिर ये फरमाइशी काम तो है ही है सही। कि कोई आया और उसने कहा कि ऐसा कर दो, तो हमें करना पड़ता है, जो कि हाँ, नहीं, दूरदर्शन। जैसे आपने कहा कि वो माश से रिलेटेड है, तो बिल्कुल। फरमाइशी प्रोग्राम तो वो आपको ऑल इंडिया रेडियो पे वो गीत तो सुनवाना ही पड़ेगा। तो जी। वो हम करते रहते हैं। सही। और हिमांशु की बात में बस मैं एक बात जोड़ूंगी कि टॉपिक डिसाइड करने का एक तरीका हमारा ये भी है कि जो प्रेसिंग सोशल इश्यूज हैं हाँ। उनको हम किस तरीके से अपनी दास्तान में इंक्लूड कर लें। क्या मसलन बात है। जैसे ये वाजिद अली शाह की जो दास्तान है वो आजकल के दौर में सुनाना बहुत जरूरी है, हाँ। क्योंकि आप समझ रहे हैं किस तरीके का मतलब कम्युनल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि हम उन उन चीजों को जो वाजिद अली शाह ने की थी कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, तो उन किस्सों के जरिए एटलीस्ट लोगों तक बात पहुंचे। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी विरासत है, ये हमारी जो बहुत कॉमन इम्पोर्टेंट बात। हेरिटेज है। जी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रज्ञा ने कही। हम्म। एक तो तरीका ये होता है कि हम तकरीर करें, हाँ। हम नारेबाजी करें, हम किसी हाँ। को ज्ञान दें सही। कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक हाँ। ये होता है कि हम एक किस्सा सुना दें। बिल्कुल। इस बिल्कुल। किस्से में अपने अंदर ये रोशनी छुपी हो कि इंसान को हाँ। मेल मिलाप वाला होना चाहिए, बिल्कुल। है ना, मोहब्बत बिल्कुल। से रहना चाहिए। तो वो काम हम अपनी आर्ट में, आर्ट के जरिए से कर देते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं नहीं, ये होती। तो हिमांशु फितरतन मेरे ख्याल से बचपन से जो बच्चा होता है, जब माँ कहानियां सुनाती है तो किस्से सुनने की जो उसकी ख्वाहिश है, मेरे जी, ख्याल से वो फितरत में है इंसान की। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बिल्कुल उसको सही। उसको जो कहानियां सुनने का जो एक उसके अंदर एक जिज्ञासा है, वो उसके उसके बच्चे के मन में, और मेरे ख्याल से पूरी उम्र वो रहती है। और अगर अच्छे अल्फाज, अच्छे अंदाज में कोई सुनाने वाला सामने मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। अच्छा, मैं इसीलिए कहानी याद भी रहती है लोगों को। जी जी जी। हाँ, प्रज्ञा, हमने भी थोड़ा सा थिएटर किया है, तो हमें जो है वो साइड कर्टन से क्यों मिल जाता था अगर हम अपनी लाइन भूल जाते थे। आपकी होती 2 से ढाई घंटे की परफॉर्मेंसेस। तो इसमें मतलब मुझे ये बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, जब मैं हिमांशु को देख रहा था कि इतना फ्लॉलेस वो अच्छा, बीच में ब्रेक भी आते हैं, जब ऑडियंस जो है वो अप्लॉज कर रही है बीच में तो ब्रेक आ जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, उसके बाद फिर पिक करना और उसी जी फ्लो में पिक करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं जानता हूं ना, मैं थोड़ा सा थिएटर करता हूं। तो कभी हुआ है ऐसा कि लाइन भूल गए हो और फिर उसको कैसे संभाला जाता है? जी, ये हर परफॉर्मेंस में होता है। तो अच्छा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पूरी कोई दास्तान ऐसी हो कि हम लाइन ना भूले हो। अच्छा। लेकिन बस यहीं पे ह्यूमर और जो आपका हिमांशु हमेशा कहते हैं संचित ज्ञान जो है हाँ। वो काम आता है। हाँ। वहां पे आपको कोई पंच फिट करना होता है कि हाँ। आपको वापस से वो आप पकड़ पाए वो सिलसिला जहां आपने छोड़ा है। हाँ। आप भूल गए और ऑडियंस भी आपसे इधर उधर ना हो, सही। ऑडियंस को आप कैप्चर करे रहें। हाँ। तो ये तरीके हैं छोटे छोटे। मेरे बाकी ख्याल से मेरे हमारे ख्याल से उस्ताद विजय, दास्तान गोई का जो है ये सबसे बड़ा फन ये है कि जब आप बिल्कुल अगर लाइन भूल जाएं और उसको फिर उसी टेम्पो में पिक करके पेश करें। नहीं। और हमारे उस्ताद विजय बनर्जी साहब एक बात कहते हैं कि भूल जाना कोई गुनाह नहीं है। हाँ। भूल जाइए, पूरी स्क्रिप्ट भूल जाइए। सही। ऑडियंस को पता नहीं लगना चाहिए कि आप भूल सही गए। बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही सही। बात। दैट्स बिल्कुल द सही, आर्ट। और ये सच बात है। क्योंकि आपको हमारी कहानी स्क्रिप्ट तो पता हमें है, पता है। उनको तो आपको पता ही कहानी। नहीं अच्छा, है। इसमें बिल्कुल। एक सहूलत ये होती है थिएटर में क्या है। हाँ। थिएटर में अगर आप डायलॉग भूल गए, हाँ। अगर आप बात भूल गए, तो मुश्किल है, क्योंकि आपको उस डायलॉग पे ही रहना है। हाँ। यानी थिएटर में स्क्रिप्ट एक तय है और हम्म। आपको वही स्क्रिप्ट परफॉर्म करनी है। आपके पास इम्प्रोवाइजेशन का बहुत कम मौका कम होता चांस है, सही बात। है ना। हम्म। दास्तान में क्या है, दास्तान में एक सहूलत इनबिल्ट है, हाँ। दास्तान रोकने की सहूलत। अच्छा। यानी कि दास्तान में स्क्रिप्ट जो है वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं है, वो अच्छा। बंधी हुई नहीं। अच्छा। आप सुना रहे हैं, फिर आप कुछ भूल गए, हम्म। आपने दूसरी चीज शुरू कर दी और फिर आप वापस आ गए। क्या बात। समझ रहे हैं आप। हाँ। तो दास्तान में आसानी है हम्म। इम्प्रोवाइज करने के लिए। और हम्म। जैसा कि हमने कहा कि आप भूल जाएं, कोई मुश्किल नहीं है, भूल गए आप। हाँ। आप तो भूल गए तो दास्तान गोई। आपने उस वक्त ऐसा पैच लगाया हम्म। कि बस जहां से आपने उठाया, भले ही बीच में आप 1 किलोमीटर भूल गए हो, हाँ।
हाँ, लेकिन लेकिन वहां वो पे एक पहुंचना भी तो बड़ा बड़ा पता नहीं। फन का काम है ना, कि वापस भूल के हाँ, पगडंडी से तो गुजरते हुए फिर वापस मेन रोड पे आना भी तो बड़ा बड़ा फन का काम है। बस और ये बात, सर बस हाँ, ये इसीलिए एक चीज। हमारी जो रिसर्च होती है वो बहुत काम आती है, क्योंकि जब बिल्कुल। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तो हाँ आपको उस शख्स के बारे में जिसकी कहानी आप सुना रहे हैं, आपको तमाम चीजें पता है। हाँ आप चीज बिल्कुल बोल सही। रहे हैं, आप भूल गए, आपने उसकी कोई चीज और बता दी, कोई हाँ। दूसरी पर्सनैलिटी की ट्रेट बता दी, राइट। बिल्कुल। और वापस अच्छा, उसी इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है। हाँ। जब आप इतना रिहर्सल करते हैं ना, तो आप भले हम्म। एग्जैक्ट लाइन भूल जाएं, लेकिन आपको कहानी कॉन्सेप्ट याद रहता है। का मोड़ पता रहता है, या करेक्ट। कहानी किन मराहिल से गुजर रही है वो आपको पता रहते हैं। सही। तो अगर आप भूल भी गए लाइन, एग्जैक्ट लाइन, तो आपको ये तो पता है ना, ये चल रहा है, इसके बाद ये होना है, तो आप सही। वहां तक ले जाते हैं। उसके लिए फिर आपकी वोकेबलरी है, आपकी हाँ। चीजें, सही। अवेयरनेस है आपकी, वो काम आ जाता है। और अब फिर ऑडियंस हिमांशु को नहीं जी, पता चले तो सब ठीक सही बात हिमांशु है। जी, जैसे आप बता रहे थे, ये मुझे तो इतना तो हम सबको पता है कि अब दास्तान गोई बहुत पॉपुलर हो गया है। है जी। सबको पता है दास्तान गोई क्या है। मगर इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे जब लोग थिएटर करते हैं तो उसके लिए दे वहां पे अपना एनएसडी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। मगर अगर कोई दास्तान गोई करना चाहे तो इसके लिए कोई इंस्टीट्यूशन है, या फिर वही गुरु और चेले का एक जैसे एक तो दौर चल रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल। चलता है हाँ, कि कि चेला मतलब बना लिया कोई फिर कर उसको सकता सिखाया है। गया। हाँ बिल्कुल, कि या हाँ। हम कुछ कोई लेकिन ऐसी जी, जगह है जहाँ पे मुजीब जी और मैं भी जा सकें। हाँ। क्यों नहीं, मेरी मैं मुझे ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दास्तान कहूँ, इसलिए कि मैंने देखी हैं जो परफॉर्मेंसेस, तो ये हर थिएटर वाले की ख्वाहिश होगी कि वो दास्तान बिल्कुल कह सके। बिल्कुल। तो अच्छा, हाँ, ये कुछ कुछ हमारे जो मोनोलॉग्स होते हैं, तो जी, वो मोनोलॉग्स जो हैं वो काफी हद तक दास्तान गोई से मिलते जुलते होते हैं। मिलते जुलते हैं, हाँ हाँ। जी। इसमें एक बात है हाँ। कि देखिए क्या है कि दास्तान गोई के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट तो कोई नहीं है अभी। हाँ। लेकिन थिएटर, बेसिक ट्रेनिंग तो थिएटर की ही है। हाँ। अगर आप थिएटर के इंस्टीट्यूट हैं तो आप थिएटर की एक, हालांकि हमने तो वो भी नहीं ली, प्रज्ञा ने तो वो भी नहीं ली हम्म। थिएटर की ट्रेनिंग, हमारी तो दूसरी तरह से अदब के रास्ते से हम आए। लेकिन इंस्टीट्यूट अगर बात करें तो थिएटर के जो एनएसडी है और जो इंस्टीट्यूट है, वहां आप जाकर एक्टिंग अगर सीखते हैं, तो हम्म। फिर दास्तान गोई के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो फिर आपको अलग से सीखनी होती हैं। हाँ। तो उसमें बेसिकली पुराने दास्तान को ये बात कहते हैं कि या फारूकी साहब भी कहते थे कि दास्तान असल में स्क्रिप्ट अदा करने का नाम ही नहीं है। हाँ। हाँ। दास्तान नाम है स्क्रिप्ट के बीच में आप क्या अदा कर रहे हैं, अच्छा। बिल्कुल। इसका। यानी एक स्क्रिप्ट तो है आपके पास, उस स्क्रिप्ट को तो बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देंगे। हम्म। यानी हम तो थिएटर से नहीं आए थे, प्रज्ञा नहीं आई थी, हम्म। दास्तान को भी बहुत सारे लोग थिएटर से आए, तो हो सकता है वो हमसे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हो। हम्म। हम्म। लेकिन जो मेरी जो खास बात है, या जो प्रज्ञा की खास बात है, एक बात ये कि हम रिसर्च इतनी तगड़ी करते हैं कि हमारे पास अगर 10,000 वर्ड्स वाजिद अली शाह पे सुनाने को होते हैं, तो 20,000 वर्ड्स हमारे जहन के पीछे होते हैं कि हमें मालूम है कि हम कैसे वाह, बात कर सकते हैं। क्या तो जो बात क्या है। बात। स्क्रिप्ट में नहीं है, क्या बात हम उस वक्त ऑडियंस को देखते हुए, अब मसलन अगर हमने देखा कि कहीं पे ऑडियंस को वाजिद अली शाह के जो लोकगीत है उनमें मजा आ रहा है, है। हाँ। उनके जिक्र में, तो हमारे पास जो स्क्रिप्ट में नहीं है लेकिन 15 लोकगीत जो हमको पता है वो भी हम उसी वक्त जड़ देंगे, है ना। क्या अगर बात। हमको पता है कि कथक के किस्से में पब्लिक को मजा आया, हम्म। तो लखनऊ के कथक घराने के जितने किस्से हैं, हम्म। बच्चन महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, वो इन सब के किस्से हैं। सब चस्प कर देंगे उसके अंदर। ये है दास्तान गोई की जो सिफत है वो। असली फन स्क्रिप्ट ये। परफॉर्म करना तो हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हम्म। और इसीलिए आप ये देखिए कि दास्तान गोई जब से रिवाइवल हुआ, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सारे लोग थिएटर वाले हैं जो आते हैं, 4 शो करते हैं फिर छोड़ जाते हैं। हाँ। परफॉर्मेंस नहीं है मामला, परफॉर्मेंस यानी एक्टिंग नहीं है दास्तान गोई। हम्म। दास्तान कहानी गोई बराह किससे है? रास्त कनेक्ट है ऑडियंस से। और वो जो दास्तान गो है, उसका अपना कैरेक्टर दास्तान में जाता हम्म। है ना। तो वो एक खास बात है। तो इस वजह से हम्म। ट्रेनिंग तो आप, एक हिस्से की ट्रेनिंग आप एक्टिंग स्कूल से, थिएटर स्कूल से ले सकते हैं। मगर ये जो एक पूरी एक
एक तरीके से एक तहजीब है जो आपको अपने अंदर जिंदा करनी पड़ती है एक अच्छा दास्तान होने के मेरे लिए। ख्याल से मेरे ख्याल जी से मुझे ऐसा आपकी बात सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि दास्तान गोई मेथड एक्टिंग का प्योरेस्ट फॉर्म अगर आप कह सकें तो शायद दास्तान गोई है। उस किरदार में जाना और उस किरदार को अदा करना सोलो परफॉर्मेंस में, तो मेरे ख्याल से जिसको जो आप मेथड एक्टिंग कहते हैं दास्तान गोई शायद वही जी। चीज है। इसमें एक चीज ये है, जैसे जी। कि दास्तान गो कैरेक्टर नहीं है, यानी कि जब हिमांशु बाजपेयी वाजिद अली शाह की दास्तान सुना रहे हैं हम्म, तो किसी भी पल वो वाजिद अली शाह नहीं है। अच्छा। थिएटर में, हम्म। नाटक में जब कोई एक्टर वाजिद अली शाह का कैरेक्टर करेगा हम्म। तो उस वक्त, हम्म। उस क्षण के सत्य में वो वाजिद अली शाह है, सही बात। वो परफॉर्म। हम हैं दास्तान गो जो उनका किस्सा सुना रहे हैं, अच्छा। यानी किसी अच्छा। भी वक्त हम अच्छा। ऑडियंस को ये भ्रम नहीं दे रहे हैं कि ये समझ हिमांशु गया। बाजपेयी यहाँ नहीं बैठे हैं। करेक्ट। करेक्ट। हम जब उनके डायलॉग बोल रहे हैं तो हम एक तरह से अदा कर रहे हैं कि पब्लिक को ये गुमान हो कि हम्म। हाँ भाई हम उस वक्त में हैं और वाजिद अली शाह ने ऐसे कहा। हाँ हाँ। लेकिन उनके दिमाग में बैक वक्त ये भी रहेगा कि ये एक किस्सा गो है जो दास्तान सुना रहा है वाजिद अली शाह की। करेक्ट। से क्या है, दास्तान गो की अपनी शख्सियत भी हम्म। बहुत बड़ी बन जाती है दास्तान गोई करते वक्त। हाँ, ये और यहीं बहुत पर बहुत वो जो बारीक बात। फर्क है थिएटर का हम्म। और दास्तान का, ये वाजे हो जाता हाँ। है कि थिएटर में आपके पास एक स्क्रिप्ट है, उससे आपको बंध के रहना है। हम्म। हम्म। सही बात। अच्छा हिमांशु, मैंने आपकी दास्ताने कैफी मैंने देखी जी थी, तो 1.5 घंटे गालिबन वो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस आपकी थी और मैं एक पहलू पे बैठा रहा था थ्रू आउट द जी परफॉर्मेंस जो है। और जी। आपने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो कौन सी आपकी परफॉर्मेंस आपके अपनी जाते दिल के बहुत करीब है? आप लोगों की जो जोड़ी है, आपको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है आपकी? मेरी तो प्रज्ञा के साथ हमने जो दास्तानें हाँ। सुनाई हैं हम्म। उसमें साहिर बहुत पसंदीदा है हमारी। अच्छा। और झांसी की रानी जो कि पहली परफॉर्मेंस थी हमारी प्रज्ञा के साथ में, तो वो बड़ी यादगार है, मतलब अच्छा लगता है हमें। हम्म। एक और दास्तान जिसकी उतनी बात नहीं हुई या अभी उतने शोज हमने नहीं किए, लेकिन वो बहुत पसंदीदा है मेरी, वो है गंगा की दास्तान, गंगा गाथा जो हम करते हैं। अच्छा। हालांकि हमें उम्मीद थी कि हम बहुत उसको परफॉर्म करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हम्म। वो दास्तान उतनी हुई नहीं। हम्म। लेकिन वो जिस तरह से लिखी गई है और जिस तरह से खास तौर पे प्रज्ञा, जो गंगा के डायलॉग, वो बेसिकली उसका खाका ऐसा है कि एक संवाद है गंगा और एक कैरेक्टर है गंगा पूत, जो एक अनाथ बच्चा है जो गंगा के किनारे ही पला बड़ा है। और उसका गंगा से एक ऐसा शदीद कनेक्शन है कि ऐसा एक एक उसमें एक मैजिक रियलिज्म टाइप की चीज है कि गंगा उससे बात करती है, ऐसा महसूस होता है। अच्छा। तो वो जो संवाद है वो जिस तरह से लिखी गई और हम्म। जिस तरह से प्रज्ञा उसे करती है, वो बहुत मेरी पसंदीदा दास्तान है। हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा हो। हम्म। तो ये तीन मेरी बहुत पसंदीदा हैं प्रज्ञा के साथ। हाउ जी अबाउट यू प्रज्ञा? मेरी ऑब्वियसली झांसी की रानी है, बिकॉज हम सब जानते हैं फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। तो हम्म। झांसी की रानी तो पहले नंबर पे है। हम्म। और उसके बाद साहिर है, क्योंकि साहिर में जो एक इंसान की कॉम्प्लेक्सिटीज जो है, उस ह्यूमन नेचर की जो उसके नुएंसेस हैं, वो दिखाने का, उसको पोर्ट्रे करने का हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। और हम्म। लोगों को ये बताने का कि ठीक है, आपके अंदर हर कुछ अच्छा नहीं हो सकता, हर कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुछ ग्रे है हर इंसान। तो मुझे वो जो, ये जो ग्रे कैरेक्टर था साहिर का, वो जब हमने दास्तान के थ्रू लोगों तक पहुंचाया और जिस तरीके से लोगों ने उसे लिया, मतलब कई बार ऑडियंस समझ नहीं पाती है, बट उस दास्तान की खास बात यह है कि एक लाइन हम्म। लोग समझते हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है कि हाँ ये तो मैं भी हूँ। हम्म। तो मुझे वो प्ले करते हुए, उस दास्तान को सुनाते हुए बहुत मजा आता है। वो तो और वो क्लासिक है एक हिमांशु। मैं भूल जाऊंगा बात, आपकी बात बाद में सुनूंगा। जो उसका जो क्लाइमैक्स है उसका, जी जो आप लोगों ने जो आपकी तुकबंदी कहें या जो भी जो जी सिंक्रोनाइजेशन है और आखिर में क्लाइमैक्स पे पहुंचाया, जो साहिर का वो बड़ा है, कल और आएंगे, जी क्या है वो, कमाल है जी यार, वो जी कमाल है। और मैंने मतलब देखा कि ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन एक आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है।
तो जी उसके जी जी। ऊपर जो आपकी क्लिप हम देख रहे हैं उसमें जो स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और लोगों ने दिल से जो तालियां बजाई, दैट केमिस्ट्री इज अमेजिंग। बहुत पसंद किया वो। असल में अतुल तिवारी साहब एक थिएटर के बहुत बड़े नाम हैं, फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं। तो अतुल जी ने जब बम्बई में ये सुनी दास्तान चौपाल में, हम्म। तो अतुल जी ने एक बात कही कि हिमांशु, ये सेम किस्सा हमने जावेद साहब के मुंह से भी सुना है, हमने अरे गुलजार साहब से भी सुना है, क्योंकि वो दोनों के बहुत करीबी हैं। हम्म। कहने लगे कि लेकिन मैं रोया इस पे पहली बार सही बात। वाह। सही जब बात। तुमने सुना। वो जो जब तुमने आपने बोला ना हिमांशु के जावेद तड़प उठे, यार वो तड़प महसूस की, हमने वो बिल्कुल। तड़प महसूस की। दैट वाज अमेजिंग। तो तो ये कोशिश करते हैं। मैं जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि जो हमने अंकित के साथ मजाज लखनवी की जो दास्तान की, जो हमने अलीगढ़ में भी जाके की और बहुत पसंद की गई। अलीगढ़ में जाहिर मजाज हाँ। तो अलीगढ़ की एक तरीके से मतलब मजाज पे पहचान है। तीन लोगों का बहुत तगड़ा दावा है, सही। रुधौली वालों का, लखनऊ वालों का और अलीगढ़ वालों अलीगढ़ का। तो वालों। सही बात। मजाज तो मजाज अलीगढ़ में बने। सही और बात। अलीगढ़ में जो उनका जो सबसे एक तरीके से उरूज है वो तो अलीगढ़ का है जमाना। हाँ बिल्कुल। अलीगढ़ में जिस तरह से लोगों ने पसंद किया, और उस एक दास्तान की वजह से आज तक जब हम अलीगढ़ जाते हैं और जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो जो प्यार हमको मिलता है उस एक दास्तान की वजह से अलीगढ़ में, वो क्या अपने आप में बहुत जबरदस्त है। तो अंकित के साथ मजाज और सोलो परफॉर्मेंसेस में जो काकोरी एक्शन की दास्तान हम करते हैं, दास्तान तमन्ना सरफरोशी, हाँ हाँ। वो दास्तान हमको बहुत पसंद है। उसके हमने बहुत सारे शोज किए। और अभी ये 100वां साल है काकोरी एक्शन का, हाँ। 2024 25, 100 साल पूरे हो गए। अच्छा। तो अरे अब इसमें हम फिर से उसको सुना रहे हैं, और वो मेरी एक सोलो में वो हम्म। बहुत फेवरेट दास्तान। ठीक। क्या बात। वैसे क्या बात। देखा जाए तो आप लोगों ने बहुत काम किया है और सब इसके बारे में जानते हैं, मगर खासियत ये है कि जो आप दास्तान कोई करते हैं, ये रिकॉर्डेड कहीं नहीं मिलती है। सवाए ये जो एक क्लिप बड़ा वायरल हो गया जो अभी आप बता रहे थे, दास्तान साहिर, ये कहीं से लीक हो गई। जी और वैसे तो ये बहुत सब बड़ा छुपा छुपा के एकदम कहते हैं ना एक बक्से में रखी गई हैं ये सारी चीजें, बिकॉज ये नायाब हैं। सही बात। अ, मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें कुछ भी अगर आप दोनों मिलके हमें कहीं का भी कुछ भी सुना दीजिए, तो मतलब हम हाँ, बहुत हमारा बहुत खुश हो हम जाएंगे और हमारी ऑडियंस हमसे भी ज्यादा सरशार खुश है। सरशार हो जाएंगे, यानी इस हाँ प्रोग्राम को क्लाइमेक्स पर पहुंचाने के लिए ये चीज बिल्कुल। अगर आप लोग हाँ करें थोड़ा सा तो। वाह वाह। तो हम आपको सुनाते हैं एक। प्रज्ञा पहले वो किस्सा सुना दो, वो वाजिद अली शाह की दास्तान में मिर्जा साहब का जो किस्सा है, जिसमें वो एक मिर्जा साहब थे जो वाजिद अली शाह की कहानी सुनाते थे, शुरुआत का किस्सा। अच्छा। अच्छा ठीक है। जी। तो ये वाजिद अली शाह की दास्तान जब हम शुरू करते हैं तो पहला किस्सा ये है। तो लखनऊ में एक मिर्जा साहब रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने हजरत जाने आलम पिया यानी कि वाजिद अली शाह को आंखों देखा था। एक दिन हुआ यूं कि चंद नौजवानों ने उनसे जिद की, मिर्जा साहब कुछ पुराने हालात सुनाइए। मिर्जा साहब ने परेशान होकर कहा, लड़कों मुझसे वो दास्तान ना सुनो, वरना मेरी छाती फट जाएगी। तुम लोगों की कुछ देर की दिलचस्पी हो जाएगी और मैं पैरों के लिए बेकार होकर रह जाऊंगा। लेकिन लड़के नहीं माने। वो जिद करते रहे। जिद करते करते उन्होंने जब मिर्जा साहब के कदम पकड़ लिए तो मिर्जा साहब माजी की तरफ पलटने को मजबूर हो गए। और कुछ ही देर में दास्तान सुनाते सुनाते उनका ये हाल हो गया कि गला रुंध गया, हिचकियां लेकर रोने लगे और हाय जाने आलम कहकर बेहोश हो गए। कहते हैं कि उनकी जान भी इसी कैफियत में दास्ताने जाने आलम सुनाते हुए निकली थी। उफ। अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, अपने कभी के रंग महल में जो हम गए, आंसू टपक पड़े दरो दीवार देखकर। क्या बात। क्या बात। तो ये क्या क्या बात। है? क्या बात। क्या बात। बेसिकली ये इसके लिए है। हम्म। आमतौर पर लोग ये, अंग्रेजों ने एक कॉलोनियल नैरेटिव बनाया वाजिद अली शाह को हम्म। हटाने के लिए, उसको हम्म। हटाना उनका जस्टिफाई करने के लिए,
कि वो एक ऐसे बादशाह थे जिनसे उनकी रियाया खुश नहीं थी और उनके खिलाफ बड़ी बददिल थी, रियाया बड़ी बदजन थी। जोश मलिहाबादी ये कह रहे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा बादशाह हुआ कि जिसके तख्त से हटने के 1 सदी बाद तक लोग उसके लिए आंसू बहाते रहे, उसके लिए गिरिया करते रहे, उसके लिए गीत गाते रहे। क्या तो ये बात, किस्सा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जी। ये ख्वाहिश के गुफ्तगू चलती रहे इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए, हमारी दरख्वास्त कबूल करने के लिए हिमांशु और प्रज्ञा तहे दिल से शुक्रिया। और ये ख्वाहिश है कि आप जिस बुलंदी पे हैं मज़ीद बुलंदियां आप लोग हासिल करें, और ये जो एक आर्ट है इस आर्ट को पूरी दुनिया में लेके जाएं, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की परफॉर्मेंसेस को देख सकें। Thank you very much, Himanshu, and Khuda Hafiz. Thank you again. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू जी।